मैं हूं सनत कुमार मुखर्जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ है श्री विशाल वल्लभ पाठक। हम बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, जिसे हाल ही में मोदी सरकार ने अप्रूव कर दिया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये शिक्षा नीति क्या है, और सर से ये सारी बातें हम जानने। तो आइए शुरू करते हैं बात को और जानने की कोशिश करते हैं कि NEP 2020 क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। धन्यवाद सर। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र के एक ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में बनाई गई एक योजना होती है, जिसमें क्या होता है, सरकार अलग अलग शिक्षा के मुद्दे को उठाकर अलग अलग शिक्षा के तरीकों, नए नए शिक्षा को अपनाई जाती है, शिक्षा के तरीकों को अपनाया जाता है, जिससे क्या हो, शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। ठीक है। तो शिक्षा नीति 2020 जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1968 ईस्वी में। एक शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति को 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के कार्यकाल में बनाया गया था। तो जिसमें बहुत तरह की शिक्षा, भी जो करेंट में शिक्षा नीति चल रही थी अभी तक, वो 1986 के द्वारा बनाया गया शिक्षा नीति के फ्रेमवर्क पर भी आधारित था। फिर क्या हुआ, उसे बहुत सारा बदलाव बीच में बहुत सारे बदलाव करने को बात आए। बट उसके बाद 1986 के बाद अभी 34 साल के बाद अभी 2020 ने तो मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा नीति पे बहुत बड़ा विश्लेषण किया है, जिसमें क्या है, अभी तक की जो पढ़ाई थी वो 10+2 के पाठ्यक्रम पर आधारित थी। इसमें कुछ बदलाव किए गए, इसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए। अब जो योजना है शिक्षा का, वो 5+3+3+4 पे आधारित है। ये मैं इसी पढ़ना चाहता था कि 5+3+3+2 ये जो नया फॉर्मेट लाया गया है, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ सर, तो ये जो फॉर्मेट है 5+3+3+4 का, ये मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहले जो 5 है, ये बाल्यकाल की पढ़ाई का योजना है। मतलब इस योजना में पहले जो 5 वर्ष हैं, ये 5, 3, 3, 4 ये वर्ष को दर्शाए गए हैं कि पहले 5 वर्ष है, उसमें बच्चों का मानसिक, शारीरिक और दूसरे गतिविधियों को लेकर, खेल कूद जैसे गतिविधियों को लेकर उन्हें विकास किया जाएगा। तो पहले 5 वर्ष में 3 वर्ष प्री प्राइमरी के हैं, और जो बाकी के 2 वर्ष हैं वो आपके प्रथम और द्वितीय कक्षा के। यानी कि बच्चे को पहले 3 वर्ष जो है उन्हें मानसिक विकास करवाया जाएगा खेल कूद गतिविधियों के द्वारा और दूसरे माध्यम से, जिससे बच्चे सीखे। फिर पहला और दूसरा कक्षा का बात किया जाएगा। ये 5 वर्ष कंप्लीट पूरे हुए। फिर दूसरा जो 3 वर्ष है, ये बच्चे की 3, 4, 5 कक्षा 3, 4 और 5वीं का शिक्षा दिया जाएगा। इसमें बच्चों को फ्यूचर में क्या करना है, ऐसे उनको बताया जाएगा कि फ्यूचर के किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उसके हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाएगा। फिर अगला जो 3 है +3, वो है 5 कक्षा के बाद। बाकी जो 3 वर्ष है क्लास 6, 7 और 8 को फ्रेमवर्क किया गया है। इसमें 6, 7, 8 बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वो भविष्य में आगे कोई भी वो रूट में जाना चाहे। जैसे अगर 6 के बच्चों, अभी जैसा कि आप जानते हैं 6 के बच्चों में भी तो बहुत ज़्यादा ही विकास हो जाता है ना। अभी बहुत ज़्यादा वो बच्चे गेमिंग इंडस्ट्री में चले जाते हैं, बहुत गेम खेलते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो एक्चुअली होता है, इस सारे चीज़ों को देखते हुए 6 क्लास से उनको इस तरह का डेवलप किया जाएगा कि वो आगे फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। इसको लेके एक स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसको बोलते हैं इंटर्नशिप। जैसे बच्चों को जिस क्षेत्र में रुचि होगी, जैसे उनको गेम में रुचि है, तो गेम क्या है कि गेमिंग की अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है सर। तो उनको गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो वो 6 क्लास उनको उस गेमिंग इंडस्ट्री के लिए कोडिंग सिखाया जाएगा। बच्चे जहाँ चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनको इंटरेस्ट है, देखते हैं कंप्यूटर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में अभी से ही बच्चे 6, 7, 8 से ही देखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कार्य करते हैं। तो बच्चे को उस क्षेत्र में इंटर्नशिप दिया जाएगा। जैसे किसी बच्चे को इंजीनियरिंग में शौक है, इलेक्ट्रिक विद्युत, बच्चे देखते हैं कि बैटरी ले लेते हैं, वायर ले लेते हैं, बहुत सारे काम करने लगते हैं, जिससे गार्जियन देख के
शॉक्ड हो जाते हैं। तो इस तरह के क्षेत्र, जिस क्षेत्र में बच्चे को देखा जाएगा कि रुचि है, उस क्षेत्र में बच्चे को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको इंटर्नशिप कहा जाता है। तो वो जो है उनका भविष्य में आगे काम आएगा। बाकी जो लास्ट चौथा है, ठीक है, वो 4 साल का एजुकेशन है। उसमें क्या होगा कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की शिक्षा उसमें दी जाएगी। अब क्या है कि 9th 10th 11th 12 इसमें क्या है कि पहले वार्षिक एग्जाम होता था, हाफ ईयरली में अलग होता था, फाइनल में अलग होता था। अब क्या किया गया है कि सभी को सेमेस्टर वाइज बांट दिया गया है सर कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो 6 मंथ की जो कोर्स होगी, वो जितना मार्क्स आया उसको क्या करता था बच्चा कि दूसरे जो सेमेस्टर 2 था, जैसे एनुअल एग्जाम हम लोग बोलते थे, उसमें क्या है बच्चा ध्यान नहीं देता था, टर्म 1 में है चला गया। अब जो फाइनल का मूल्यांकन किया जाएगा वो प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर को मिला के फाइनल का मूल्यांकन किया जाएगा। तो मतलब अब बच्चे 1 साल में पूरा उनको पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से। तो जो होता था पहले कि 10th बोर्ड देना है, अब वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। 4 साल हर एक वर्ष जो है 2-2 सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। पहले क्या होता था कि बच्चों को एक स्ट्रीम दिया जाता था, साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है। तो आर्ट्स में बच्चे क्या थे कि सिर्फ आर्ट्स के ही पढ़ाई कर सकते थे, कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई कर सकते थे, साइंस में वो सिर्फ साइंस से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ वगैरह पढ़ सकते थे। और अब बच्चे की रुचि को देखते हुए उनको जिस विषयों में रुचि है उस विषयों का चयन कर वो आगे अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चे अगर साइंस लेके पढ़ रहे हैं, अब तो उसका कुछ अभी फ्रेमवर्क बन ही रहा है, उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। जैसे कोई बच्चे पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, उनको कोई आर्ट्स के किसी विषय में, ठीक है, इंटरेस्ट है, तो आर्ट्स के विषयों को लेके कॉमर्स की स्टूडेंट है उनको भी आर्ट्स का पढ़ना है, या तो साइंस की स्टूडेंट उनको कॉमर्स का पढ़ना है। मतलब समझिए कि एक बच्चे को किसी भी एक विशेष सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट का वो चयन करके आगे वो अध्ययन कर सकते हैं। तो सर इसमें एक बात जो मुझे समझनी है थोड़ी सी, और जो शायद और लोग जानना चाहेंगे कि जैसे 12 का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद बच्चा जब हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तो उसमें इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया गया है, हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं, और इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या फ़ायदा होगा या फिर कुछ चैलेंजेस भी उनको फेस करने पड़ेंगे, तो ज़रा उनके बारे में आप हमें बताएं ठीक से। जी सर, 12 के बाद क्या जनरली होता है कि बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसे छात्र हैं कि कोई भी कारणवश हो सकता है कि करेंट परिस्थिति उनका अच्छा ना हो, एग्जाम के समय परिस्थिति अच्छा ना हो, तो मार्क्स वो गलत लाए हैं, जैसे खराब मार्क्स लेते हैं, कॉलेज अपना कट ऑफ निकाला कि 80% से कम के लाने वाले छात्र को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो उनका अगर मार्क्स 80% से कम है तो एक एजेंसी होता है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनका जो है कोई भी कॉलेज जो है वो एजेंसी के हेल्प से एक टेस्टिंग करवाते हैं कि बच्चे जो जिस सब्जेक्ट को लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में विषय से वो टेस्ट देंगे, ठीक है। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो बच्चे उस टेस्ट को फेस करेंगे। तो अगर वो टेस्ट में बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनका जो करेंट मार्क्स है उसके साथ उसको जोड़ के उनका मूल्यांकन करके उनका एडमिशन हो सकता है, इस तरह से। ओके, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो एडमिशन की प्रक्रिया को आपने समझाया। अब इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि 12 के बाद जब बच्चे ग्रेजुएशन के लिए आगे जाएंगे, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाएंगे, तो अभी सुनने में आ रहा है कि इस नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन के समय को लेकर भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है, तो उसके बारे में जरा हमें बताएं कि क्या बदलाव किया गया है। जी, दरअसल सर 12 के बाद कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद कुछ कारणवश बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बीच में उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो उस दौरान क्या होता है कि बच्चे का पढ़ाई जो है वो फिर से उनको स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे वो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, तो प्रथम वर्ष ठीक पढ़े, या तो प्रथम वर्ष में छोड़ दिए या तो द्वितीय वर्ष में छोड़ दिए, तो बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले साल अगर वो ग्रेजुएशन करिए 1 साल पूरा हुआ और किसी कारणवश उनको छोड़ना पड़ा, तो उस समय उनको फिर से जो दूसरे वर्ष वो नया नामांकन करवाएंगे, तो उनको पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं करना होगा। 1 साल करके वो अगर छोड़ते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा
कि आप सर्टिफिकेट कोर्स किए, मतलब ग्रेजुएशन से सर्टिफिकेट कोर्स किए, मतलब 1 साल अगर आप ग्रेजुएशन 1 साल का करते हैं और छोड़ देते हैं तो वो सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर कोई बच्चे 2 साल करके ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं तो उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया है, डिप्लोमा कि आप ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किए हैं, यानी कि डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन मतलब समझिए आप 2 साल का क्या किए, ग्रेजुएशन किए हैं। फिर अगर 3 साल बच्चे करते हैं, जनरली जो ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो 3 साल जो बच्चे करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा, डिग्री का दिया जाएगा सर्टिफिकेट उनको। अब 3 साल में उनको डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो यहाँ तो 3 साल का जनरली ग्रेजुएशन होता है। बच्चे चाहते हैं जिस विषय को लेकर 3 साल जो पढ़ाई किए उसमें और वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहे, जैसे कुछ प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, कुछ इंटर्नशिप्स होते हैं, तो चौथा साल वो प्रैक्टिकल नॉलेज, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अगर वो डिग्री के साथ साथ चौथा साल वो एक्सपेरिमेंट भी के साथ डिग्री लेते हैं तो उन्हें एक स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें उनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी शामिल होकर आगे बहुत सारे जॉब्स में उनका वो काम आएगा। तो इस जो टेक्निक है ये, इसको मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट कहा जाता है। मतलब ये कभी भी आप अपना मन से आप एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं ये। तो सर इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो कोई विद्यार्थी है तो अगर उसकी परिस्थिति उसको परमिट नहीं करती है कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके तो वो बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ सकता है, और फिर जब उसको परिस्थितियां ऐसी लगे कि अनुकूल हैं तो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझा जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली हाँ, बहुत सारे स्थिति ऐसे बच्चे के होते हैं कि परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, और ये शिक्षा नीति जो है बहुत ही अच्छे से इसको फ्रेमवर्क किया गया है जिससे जो शिक्षा जो है अभी वो सिर्फ रटंती विद्या ना रह जाए, उसको बच्चे में स्किल डेवलप हो, बहुत सारे स्किल डेवलप होंगे। बच्चे सोचिए आपकी 6 क्लास से अगर बच्चे को कोडिंग सिखाया जाता है, जैसा कि बहुत विकसित देशों में चाइना वगैरह हो गया, अमेरिका हो गया, उन देशों में बच्चे 6 क्लास से कोडिंग सीख जाते हैं, जिससे क्या होता है अपने लेवल तक आते हैं तो वो समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, मुझे याद है कि 2014 या 15 की बात है, मोदी जी ने कहा था एक भाषण में कि मैं अपने देश के नागरिकों को स्किल्ड देखना चाहूँगा, कि वो डिग्री प्लस स्किल उनके हाथ में रहे। ठीक है, तो वही मेन सरकार का योजना है, मेन मंत्रालय का योजना है कि वो किसी भी नागरिक जब वो पढ़ के अपना उनका पढ़ाई कंप्लीट होता है तो उनके हाथ में डिग्री भी हो और स्किल भी हो। सर इसके साथ ही इस शिक्षा नीति में एक बात जो आ रही है वो ये है कि जो इंस्ट्रक्शन होगा, पढ़ाई का जो इंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें बदलाव की बात की जाए। फिर 2020 में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर भी कुछ नई बातें सामने आ रही हैं, तो उसके जी भाषा में बहुत बड़ी बदलाव की गई है। पहले क्या थी कि अंग्रेजी माध्यम जो वो उसकी अनिवार्यता बहुत ही थी कि वो अनिवार्य रूप से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना जरूरी है। अब क्या है, सबसे पहले जो 5 है, जो फंडामेंटल स्टेज, जो आपका फाउंडेशन स्टेज होता है, फंडामेंटल वो होता है, मतलब फाउंडेशन स्टेज जो पहले 5 वर्ष का, उसमें बच्चों को किसी तरह का दबाव नहीं दिया जाएगा कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है एग्ज़ाम, या तो सीनियर क्लास के बच्चों को भी इंग्लिश में लिखने का कोई भी दबाव नहीं दिया जाएगा। मतलब उनको अपने लैंग्वेज में, मातृभाषा जो क्षेत्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, उसमें आप वो जवाब दे पाएंगे। मतलब सिंपली है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें उसकी अनिवार्यता हटा दी गई है जी। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यांकन की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी कुछ चर्चा हो रही है कि उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है रिपोर्ट कार्ड के मूल्यांकन के बारे में, तो उसके बारे में आप बताएं हमें। जैसे पहले जो रिपोर्ट कार्ड बनती थी वो क्लास टीचर बनाते हैं रिपोर्ट कार्ड जनरली, और सभी शिक्षकों का मार्क्स दिया जाता है, जो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं उनको वो मार्क्स प्रोवाइड करते थे। तो विशेष इसमें क्या है, अब जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी वो 360 डिग्री पे तैयार होगी, मतलब उनमें हर तरह का विश्लेषण, हर तरह की जांच की जाएगी। मतलब वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में कैसे हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे हैं। बोला जा रहा है कि जो बच्चे के जो सहपाठी हैं, क्लासमेट्स, वो भी उनका मूल्यांकन कर सकेंगे। जो प्रत्येक सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, क्योंकि क्लास टीचर जो होते हैं, वर्ग शिक्षक, वो सभी सब्जेक्ट तो नहीं देख पाएंगे, तो जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जो टीचर है वो प्रत्येक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मूल्यांकन करेंगे, और वो खुद का भी मूल्यांकन कर पाएंगे। बच्चे खुद का ही मूल्यांकन करेंगे कि आप वो अभी क्या हैं और क्या करना चाहते हैं, इसका भी मूल्यांकन करेंगे। मतलब जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा सभी परिस्थितियों को देखकर, उनका सीसीए एक्टिविटीज़ को भी देखकर, उसको भी वो मूल्यांकन वहाँ पे किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की जा रही है, तो ये क्या है, ज़रा आप बताएं। हाँ सर, देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है एक ऐसा डिजिटल लॉकर है, ठीक है,
से बच्चे जो है कोई कोर्स कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक से ज़्यादा कोर्स करें। अभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा कोर्स बच्चे नहीं कर सकते एक टाइम में। उनको अगर एक से ज़्यादा कोर्स करना है तो उनको अलग अलग यूनिवर्सिटी या तो अलग विद्यालय से करना पड़ता है। तो अगर बच्चे कोई चाहते हैं कि एक से ज़्यादा कोर्स वो करें तो वो एक से ज़्यादा कोर्स कर पाएंगे। और अगर 2 या 3 से ज़्यादा कोर्स कर रहे हैं वो, तो जो भी कोर्स कर रहे हैं उनको जहाँ तक कंप्लीट करते हैं वहाँ तक का मूल्यांकन, वहाँ तक का मार्क्स उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे वो कोई कोर्स 1 साल तक किए, कोई कोर्स 2 साल तक किए, तो जहाँ तक वो करते हैं, जहाँ तक वो कंप्लीट करते हैं कोर्स को, वहाँ तक का मूल्यांकन उनको दे दिया जाएगा, कर दिया जाएगा और उसको स्टोर कर दिया जाएगा उसी क्रेडिट बैंक में। उनका मार्क्स वही क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा। ये सारा कुछ जो है वो डिजिटल होगा। तो सर ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जो है, जो सरकार लेके आई है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को और भविष्य में उन्हें किस तरह की मदद मिल सकती है? जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी कोर्स अगर 2 से 2 मल्टीपल कोर्सेज वो कर रहा है, जहाँ तक वो छोड़ देता है उसका मार्क्स जो है मूल्यांकन करके उसको डिजिटल लॉकर में लॉक कर दिया जाएगा, उसको रख दिया जाएगा, सारा डिजिटल है। अब वो चाहे कि किसी स्पेशल डिग्री को जहाँ तक वो कंप्लीट करेंगे, जैसे जो डिग्री को चूज करके लास्ट अगर कंप्लीट करते हैं स्पेशल सेलेक्टेड डिग्री को, तो वो डिग्री का जहाँ तक वो पहले कर चुके हैं वहाँ तक का टोटल को मार्क्स को ऐड करके उनको फाइनली रिपोर्ट दिया जाएगा। इस तरह से है कि जैसे कोई है कि 2 या 2 से ज़्यादा कोर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई कोर्स आधा में छोड़ दिए तो उसका भी मार्क्स जो है उस रिपोर्ट कार्ड में वो मूल्यांकन होगा उसका कंप्लीट करने के बाद। एनईपी 2020 की सारी खूबियां हमें बताएं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो नीतियां होती हैं वो कार्यान्वयन के स्तर पर आकर वो उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, जिनकी वजह से वो उतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। उसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या में ट्रेंड लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे, तो उसके लिए जो है ट्रेंड जो मैन पावर हमें चाहिए होगा और जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता होगी। तो आपको लगता है कि हमारी सरकार ये कर पाएगी और ग्राउंड रियलिटी जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था की है, इसके साथ जोड़ते हुए आप इस नीति का भविष्य क्या देखते हैं? क्या इसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा पाएगा? अभी जैसे कि सरकार की इस नई नीति बताया जा रहा है कि 2021 से लागू करनी है, तो ये नीति को लागू होने में, ज़मीनी स्तर पे लागू होने में कुछ समय लग सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने पूछा कि अभी जितना भी कोर्स बच्चे कोडिंग ही करेंगे, 6, 7, 8 के बच्चे अगर कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के लिए भी उनको ट्रेन कैंडिडेट का ज़रूरत होता है। तो उनके लिए ट्रेन टीचर्स अभी हायर करना होगा, शुरू से स्टार्टिंग जो होगा उसकी बहाली करनी होगी, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा फिर से। तो थोड़ा इसके लिए समय लग सकती है, बट आने वाले समय में ये बहुत ही कारगर होगा और बच्चों और हमारे देश, वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारा देश भी एक डिजिटल के मामले में काफ़ी आगे तक बढ़ चुका होगा, ये नीति को अच्छे से चलाया जाए तो। इस तरह हमने देखा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि एकदम नई हैं हमारे देश के लिए। तो आने वाले वक्त में हमें देखना है कि इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर इनके क्या परिणाम निकलते हैं। ओके, थैंक यू, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।